दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कौन कौन से नियम दिए गए हैं, इन सभी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी टॉपिक पर आपका पूरा इनऑर्गेनिक डिपेंड करता है। तो आपको जब तक इनऑर्गेनिक का ये टॉपिक अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितने भी टॉपिक हैं उन्हें ध्यान से समझिएगा ताकि आपके आने वाले जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो विभिन्न कक्षाओं में या फिर उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर वितरित रहते हैं। तो इनका वितरण किस प्रकार से होता है, किन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सभी बातों की जानकारी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही मिलता है। तो यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है बोरबरी का सिद्धांत और दूसरा है आपबाहु का सिद्धांत। तो बोरबरी के सिद्धांत के द्वारा हम विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझेंगे और आपबाहु के अनुसार हम लोग विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बोरबरी के सिद्धांत को। तो आइए जानते हैं कि बोरबरी का सिद्धांत क्या होता है। तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमने की अवधारणा नील्स बोर ने दिया। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। तो किन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसके बारे में नील्स बोर ने अपनी अवधारणा दी थी। तो नील्स बोर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से होती हैं। जो पहली कक्षा होती है उसे K से दर्शाते हैं, दूसरी कक्षा को L से, तीसरे को M से और चौथे को N से। यदि उसके आगे पांचवा कक्षा होगा तो O से, छठा होगा तो P से, इत्यादि से हम कोष को दर्शाते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कोष पाए जाते हैं जो कि 1, 2, 3, 4 इत्यादि हो सकते हैं, जिन्हें हम K, L, M, N, O, P, Q इत्यादि से दर्शा सकते हैं। परंतु हमको ये नहीं पता होता है कि किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, M में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी जानकारी के लिए बोरबरी ने सिद्धांत दिया था। तो आइए हम बोरबरी के सिद्धांत को समझते हैं और उदाहरण के द्वारा इसको जानेंगे। तो यदि हम बात करें बोरबरी के नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 2n², जहाँ n है कोषों की संख्या, जिसे हम ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। तो अगर किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 2n² होती है। तो आइए कैसे 2n² के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कक्ष या कोष के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से होती है। जैसे बात करें हम पहली कक्षा K के बारे में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के अनुसार अगर देखें तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पहला कक्षा है इसलिए n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वही बात करें हम दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में के लिए हम लोग n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब यदि हम फार्मूले में वैल्यू रखें अर्थात 2n² में वैल्यू रखें n की, तो आपकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 × 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर इसलिए है क्योंकि दूसरा कोष है। तो जब 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, 2 × 4 करेंगे तो 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार हम तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। हम जानते हैं तीसरी कक्षा होता है M, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा 18। कैसे आएगा, 2 × 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 18 आएगा। वही बात करें हम चौथे कोष की, तो चौथे कोष में 2 × 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 32। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हो गया कि किसी भी परमाणु की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L कोष में 8 होंगे, M कोष में 18 होंगे और N कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइए किसी परमाणु में हम इलेक्ट्रॉनों के वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम समझते हैं।
कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं और हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी। तो इसके पहले कोष के में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी अन्य कोष L, M, N इत्यादि की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले कोष में आ सकता है। तो इस प्रकार आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बीच में नाभिक है और एक कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, हीलियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। तो अगर हम K में देखें, K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो K में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, बाकी हमें L, M, N की ज़रूरत नहीं होगी। यदि हम इसके परमाणु की संरचना को बनाएं तो इस प्रकार संरचना आपको दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में नाभिक है और एक कोष है और उस एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो हम पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जब हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया तो हमारे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6, क्योंकि 8 में से आप 2 माइनस करके मतलब पहले ही कोष में भर दिए, तो बचा हुआ जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो किस कोष में चला जाएगा, L में। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 6 और Mn की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इसके परमाणु की संरचना को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगी, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले कोष में हम लोग अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तो पहले कोष में 2 होगा। फिर उसके बाद हमारे पास बच गया 9 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, तो उसमें हो जाएगा 8। अब उसके बाद जब हम लोगों ने 2 भर लिया, 8 भर लिया, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गया, 1, तो वो चला जाएगा तीसरे कोष में। तो इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। अगर हम इसकी संरचना को देखें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन भरते हुए दिखाई दे रहे होंगे और लास्ट में जो तीसरा कोष होगा उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी परमाणु संरचना को बना सकते हैं। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैंने नीचे कैलकुलेशन करके दे रखा है। तो पहले कोष में जब 2 भर दिए तो 11 में से 2 गए तो बच गए 9 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे कोष में हम 8 भर सकते हैं, तो 9 बचे हुए में से 8 घटा देंगे तो बच गया 1, तो बचा हुआ जो 1 रहेगा वो M कोष में चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं बोरबरी के नियम के दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 8 होती है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि हम बात करें परमाणु क्रमांक 19 वाले तत्व पोटेशियम की, तो यदि हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमें 2881 प्राप्त होगा। अब ऐसा क्यों प्राप्त होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम सभी जानते हैं पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन थे, 19 में से हम लोगों ने 2 कम कर दिए तो बच गया 17। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हम जब L में भरेंगे तो L में हम जानते हैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 8 भर दिए तो हमारे पास 17 में से 8 घटा दिए तो बच गया इलेक्ट्रॉन कुल 9। तो बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन M में जाने चाहिए। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा क्योंकि M में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम 9 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन बोरबरी का जो दूसरा पॉइंट था उन्होंने कहा था किसी भी कोष में हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, इसलिए M में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। किस कंडीशन में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे हम अगले पॉइंट में जानेंगे। फिलहाल जब भी हम पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसी भी कोष में पहले 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरते, तो इसलिए M में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब हम लोगों ने M में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया तो हमारे पास बच गए 1 और इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हम किस कोष में लाएंगे, N कोष में लाएंगे। तो इस प्रकार पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2, 8, 8, 1। तो ये था बोरबरी के नियम के दूसरे पॉइंट का उदाहरण। बढ़ते हैं हम बोरबरी के तीसरे पॉइंट की ओर। किसी परमाणु के लिए दिए गए कोषों में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरते जब तक कि उसके पहले वाले भीतर के कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भर जाते, अर्थात जितनी भी कक्षाएं होती है वो क्रम से भरती हैं। जैसा कि पिछले उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि
m में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, बट हम लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन भरे? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भरे। तो अभी ये कोर्स तो पूर्ण हुआ नहीं, अगला कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो जो चौथा पॉइंट है ये कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो क्रम से भरते हैं। तो भले हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन m में भर दिया, बट उसको जब तक हम पूरा नहीं भरेंगे n वाले कोष को नहीं भर सकते। अब ये कैसे भरता है, इनके भरने का क्रम क्या है? 8 भरने के बाद जब हम अगले में 1 गए तो क्या पिछला कोष भरेगा, या पिछला कोष न भर के हम लोग अगला कोष भरेंगे? तो इन सभी डाउट का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि यदि मैं इनके तीसरे पॉइंट को अभी समझाता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं 20 से, वो अपवाद वाले भी हैं। तो इसलिए अगले वीडियो में मैं इनके तीसरे पॉइंट को आपको समझाऊंगा और जितने भी अपवाद हैं उनको भी बताऊंगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उन्हीं से ही एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आने वाला अगला पार्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और बोरबरी के जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और अपने नोटबुक में उन्हें नोट कर सकते हैं।